हेलो, गुड आफ्टरनून। एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इतना लेट हम डिस्कशन करा रहे हैं और पहले होना चाहिए था डिस्कशन ये। एनीवेज, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिकॉज मेरे पास आठ आठ क्वेश्चन है। दो तीन और क्वेश्चन थे जिनको हम कैटेगराइज कर सकते थे साइंस टेक, बट फिर भी हमने उनको अलग कैटेगराइज किया है। जैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन के दो क्वेश्चन थे, तो उसमें जो एक क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो साइंस टेक का क्वेश्चन हो सकता था। जो यूरेनियम वाला क्वेश्चन है वो साइंस टेक का क्वेश्चन हो सकता था। जो बायोफिल्टर वाला क्वेश्चन है वो साइंस टेक का क्वेश्चन हो सकता था। बट मेरे पास सिर्फ 8 क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा मैं। जैसे ये सेट ए है, जो नंबर दिख रहा है आपको, ये सेट ए का नंबर है। तो पहला जो क्वेश्चन है 53 सेट ए का, साइंस टेक का। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन में मैं इसको काउंट करूंगा सेकंड स्टेटमेंट के कारण। सेकंड स्टेटमेंट अगर फिर भी रहता कि इसको पुनर्चक्रण करना मुश्किल है या कुछ है, तो फिर भी सोचता इंसान। यह कहना कि इसको पुनर्चक्रित कर ही नहीं सकते, इसको, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इस टाइप के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भी अस्पष्टता है, फिर भी हम इसको आराम से हम हटा सकते हैं कि ये सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका एप्लीकेशन पे, कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतु, तो जो कार्बन फाइबर्स हैं, बेसिकली ये कार्बन एटम्स के बने हुए फाइबर्स हैं। और कार्बन फाइबर्स जाने इस चीज के लिए जाते हैं बिकॉज कार्बन एटम्स एक दूसरे से जो इनका बॉन्ड है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो कार्बन फाइबर बनाए जाते हैं उनका बहुत सारा इस्तेमाल है बहुत एरियाज में, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल में और एयरक्राफ्ट में। जैसे होगा ये कि जब भी हम ऑटोमोबाइल या एयरक्राफ्ट में हम यूज करेंगे हम, तो जो हमारा पूरा का पूरा ये जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगा। इसका स्ट्रेंथ इनफैक्ट बढ़ जाएगा। तो अगर द्रव्यमान कम हो रहा है तो उसका फायदा क्या है कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन होगा, कितना ये तेल यूज कर रहा है, वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कार्बन फाइबर का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या एयरक्राफ्ट में, और ताकि ओवरऑल हमारा मास कम हो, द्रव्यमान कम हो, स्ट्रेंथ बढ़े, फ्यूल कंजम्पशन कम हो। एज ऑफ नाउ जो कार्बन फाइबर्स हैं कुछ ऐसा दिखेंगे। जो कार्बन फाइबर हैं ये इनको रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस इसको रिकवर करना, रिसाइकल करना, पुनः प्रयोग करना मुश्किल है। बट यह कह देना कि इसको कर ही नहीं सकते, ये गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है। केवल एक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा पहले वाले जो पैटर्न था यूपीएससी का, इस बार तो पूरा इन्होंने बदल दिया, नंबर पूछते हुए केवल एक, केवल दो। तो पहले वाले की तरह एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर होगा केवल एक। अगर हम करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखो ये कवर्ड भी था। जैसे इनफैक्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने या हिंदू ने भी, द हिंदू अगर आप पढ़ते हैं, द हिंदू एटलीस्ट अगर आप समरी देखते हैं हिंदू का, तो उन्होंने भी कवर किया हुआ था कि इंडिया में कुछ कुछ जो कंपनीज हैं वो कार्बन फाइबर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाने स्थापित करने का सोच रही हैं। तो अभी तक जो हम बाहर से चीजें हम मंगाते हैं, अब हम आयात पे निर्भर हैं, हमको जरूरत नहीं होगी, हम भारत में ही बना पाएंगे। तो इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि कार्बन फाइबर, और इनफैक्ट अगर आप देखो जो एक्सप्रेस का कवरेज था, उन्होंने बिल्कुल एयरक्राफ्ट बना के पिक्चर दे रखा था कि एयरक्राफ्ट में कार्बन फाइबर का उपयोग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने करंट अफेयर से पिक किया है, उसमें बस उन्होंने एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा से ऐड किया है जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो मेरे लिए रिलेटिवली एक इजियर क्वेश्चन है पेपर का सेकेंड स्टेटमेंट के कारण। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे, और साइंस टेक में और स्पेशली कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूं कि जो सबसे स्कोरिंग एरियाज हैं मेरे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, ये स्कोरिंग एरियाज हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये स्कोरिंग एरियाज? इसलिए पॉलिटी इसलिए है बिकॉज आसान है पढ़ना समझना, सब लोग हम पॉलिटी से ही शुरुआत करते हैं, तो इसलिए है। कॉन्सेप्चुअल भी है, पॉलिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार देखो क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, संविधान की क्या आवश्यकता है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। अब ये अगर आपने रट के, कभी आप समझ नहीं पाओगे कि संविधान की क्यों जरूरत है। जब तक आपको
पता नहीं हो शासन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब तक आप उसको आंसर को कर ही नहीं पाएंगे। बट बाकी जो टॉपिक्स मैंने बोले, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये इसलिए अच्छे पेपर हैं बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस फैक्चुअल नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं कि हम इनको एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद हम आंसर कर सकते हैं। तो बहुत बार इस टाइप की चीजें होंगी जो हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, बट नॉनदलेस आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं हमारे सिलेबस के कि आपने पढ़ भी रखा है, आपको पता भी है कि कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको फैक्ट नहीं पता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि बहुत बार पेपर में ऐसे होगा कि आप पहली बार एक थीम पढ़ रहे हो, सबसे आपने इससे पहले आपको पता भी नहीं है, और फिर भी वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है। इन कॉन्ट्रास्ट बाकी एरियाज है जहां पे कुछ, जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पता है फैक्ट तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कैसे आंसर कर पाएंगे अगर फैक्ट नहीं पता है। फिर भी जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त में कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी के प्रक्रिया की आवश्यकता है। त्वरण मापी, राइट, हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर का मकसद होता है टेम्परेचर मेजर करना, तापमान मेजर करना। बैरोमीटर हम यूज करते हैं प्रेशर मेजर करना, राइट। त्वरण मापी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लिटरली वर्ड में दे रखा है त्वरण मेजर करना, एक्सेलरोमीटर, ये एक्सेलरेशन को मेजर करेगा। तो त्वरण मापी एक्सेलरेशन देखो कैसे काम करता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो आप इस तरीके से समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले कि मान लो आप किसी कार में बैठे हैं और अचानक से ड्राइवर एक्सेलरेट करना कार शुरू करते हैं। आप फील करोगे कि आप कार में पीछे धंसते जा रहे हो, फील होगा अचानक से कार तेज होने, तो एक्चुअली आप पीछे नहीं धंस रहे हो। न्यूटन का जो गति का नियम है, पहला गति का नियम यह है कि हम चाहेंगे कि हम या तो रेस्ट में रहें या जो भी हमारा मोशन है उस मोशन को हम कंटिन्यू करें, जब तक कोई बल न लगे तब तक हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम अपना मोशन मेंटेन करें। तो होगा ये कि जब कार बेसिकली आप स्टैटिक हो, अचानक से कार चलने लगी, तो कार जो है आपको पुश कर रही है, आपको फील होगा कि आप पीछे जा रहे हो। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन होगा तो आपके जो सेंसेस हैं वो थोड़े बहुत चेंज होंगे। जब भी थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होगा, जो एयर के साउंड्स हैं वो आप ज्यादा फील कर पाओगे। तो हमारा जो बॉडी है एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि अगर आप एक्सेलरेट हो रहे हो तो हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा कि आप एक्सेलरेट हो रहे हो। तो एक्सेलरोमीटर एक तरीके का सेंसर है। सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर का मेन पर्पस होता है किसी चीज के बारे में कोई भी एक इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको बताना। जैसे एक तरीके का थर्मामीटर भी मेरा एक सेंसर है जो प्रिवेलिंग तापमान है बता रहा है, बारिश कितनी हुई है, कितनी सेंटीमीटर हुई है, उसके लिए हम एक सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंसर का पहला काम होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर उसको बताना, और दूसरा काम ये होता है कि उसको बताने के बाद कोई अगर डिसीजन लेने की, कुछ हमको करने की आवश्यकता है तो उसमें भी मदद करे। जैसे मैं पहला एग्जांपल देता हूं कि जहां पे कोई डिसीजन नहीं लेना बट हमको खाली मान लो एक्सेलरेशन मेजर करना है, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक्सेलरोमीटर का, त्वरण मापी का, वो है आपका सिस्मोग्राफ। भूकंप होता है, भूकंप आते ही हमको पता चलता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रेक्टर स्केल पे इसका ये तीव्रता है, इसकी इंटेंसिटी मान लो 6 है, 7 है, जो भी 8 है। तो ये हम एक्चुअली में सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। जो सिस्मोग्राफ है वो एक तरीके का एक्सेलरोमीटर है। जो सिस्मोग्राफ है वहां पे ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं कि जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन को प्लॉट करेगा पेपर पे, कि जितना वाइब्रेशन होगा, आप पेन पे, एक पेन होगा लगा, बड़ा भारी सा पेन होगा जो कि पेन से प्लॉट करेगा कागज पे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगा ये प्लॉट उतना ज्यादा वेरी करेगा। तो ये एक सिस्मोग्राफ जो है वो भी एक तरीके का एक्सेलरोमीटर है जिसका पर्पस सिर्फ एक है, भूकंप की तीव्रता को मापना। लेकिन हम एक्सेलरोमीटर का यूज सिर्फ एक्सेलरेशन मेजर करने में ही नहीं, बट मेजरमेंट होने के बाद अगर हमको मान लो किसी चीज की आवश्यकता हो, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, राइट। जैसे अचानक से मान लो गाड़ी ही एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, आपका बॉडी फील हो रहा है कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, कंफर्टेबल आप नहीं है, झट से आपने सीट बेल्ट लगा लिया, राइट। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है कि जैसे ही मुझे फील हुआ कि मैं एक्सेलरेट हो रहा हूं, मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, मुझे लग रहा है कि क्या पता एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो तीनों हैं ये वाले पार्ट है कि हमने एक्सेलरेशन मेजर किया
और मेजर करने के बाद हमको डिसीजन लेना है, उस डिसीजन लेने में एक्सेलरोमीटर मदद करेगा। और ये तीनों सही हैं, तीनों में देखो एक्सेलरेशन हो रहा है। कार क्रैश टक्कर जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। सही बात है, जैसे ही कार क्रैश होगा, अचानक से आप स्पीड से जा रहे थे, अचानक से कार आपका रुक गया, ये जो एक्सेलरेशन है, हमारे सीट बेल्ट के अटैच्ड एक एक्सेलरोमीटर होता है जो कि इस एक्सेलरेशन को मेजर करेगा। और ये इस टाइप का एक्सेलरेशन जो है ये टक्कर होने के बाद होगा, फिर सीट बेल्ट जो है डिप्लॉय होंगे। तो हमारा जो पूरा डिसीजन मेकिंग है कि हमको सीट बेल्ट डिप्लॉय करना है, यह इस बात पे निर्भर है कि मेरा जो एक्सेलरोमीटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं सही से काम कर रहा तो फिर सीट बेल्ट डिप्लॉय नहीं होगा। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। कुछ कुछ लैपटॉप्स इस तरीके से बने हुए हैं जो ये करने में सक्षम है कि जैसे ही कुछ गिरा, एक्सेलरोमीटर ने पता करा कि अचानक से कुछ चेंज हुआ है एक्सेलरेशन, ये क्या करेगा, हार्ड ड्राइव को साइलेंट मोड पे लेके जाएगा। दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये हर लैपटॉप पे उपलब्ध नहीं है। सेकंड, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपका 100% डेटा बच जाएगा। यह कोशिश करेगा कि जितना मैक्सिमम डेटा आपका बच सके उतना बचाने की कोशिश करेगा, बट जरूरी नहीं है कि 100% डेटा आपका बच ही जाए। तो दूसरा भी सही है। स्मार्टफोन के झुकाव का जिसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाना, पता लगाना। इसमें एक्चुअली हम दो सेंसर यूज करते हैं। ये जो लास्ट वाली चीज है कि आप मान लो कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, खुद से पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में चला गया, हाथ जैसे ही मैंने घुमाया अपने आप चेंज हो गया। इसके लिए हम दो यूज करते हैं, एक होता है जाइरोस्कोप, दूसरा होता है एक्सेलरोमीटर। जो जाइरोस्कोप है वो देखता है ओरिएंटेशन कि मेरा हाथ का ओरिएंटेशन क्या है, और जो एक्सेलरोमीटर है उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेने में मदद करता है कि लैंडस्केप में जाना है या पोर्ट्रेट मोड में जाना है। तो ये तीनों ही सही हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे सभी तीन होंगे। तो ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि अगर मुझे नहीं भी पता है, पहली बार मैंने पढ़ा है, फिर भी मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे बस ये देखना है कि इन तीनों में कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है क्या। पहले में भी हो रहा है, दूसरे में भी हो रहा है, तीसरे में भी हो रहा है। एक्सेलरोमीटर तीनों को पता लगा सकता है और पता लगाने के बाद डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर सकता है। तो यहां पे आंसर सी होगा, सभी तीन। जो हमारे मोबाइल के जो एक्सेलरोमीटर होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर हम इस मोबाइल को ओपन करेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का एक्सेलरोमीटर दिखेगा। ये डायरेक्टली कहीं देखो न्यूज़पेपर में कवर्ड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये आपको स्टैंडर्ड 11-12 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट 11-12 का एनसीईआरटी तो हम पढ़ते नहीं है साइंस टेक के लिए एज सच, बट कुछ कुछ जगह न्यूज़पेपर में इनडायरेक्टली कवर्ड था। जैसे जियो ने कुछ एक अपना डिवाइस लॉन्च किया है जहां पे जाइरोस्कोप एक्सेलरोमीटर के बारे में इन्होंने लिख रखा है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप इस बात पे रिलाई करने के बजाय कि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, बेटर हमेशा ये है कि आप प्राइमरी न्यूज़पेपर रीडिंग करें, और जो भी रेडीमेड मटेरियल है उस रेडीमेड मटेरियल को आप कॉम्प्लीमेंट करें। मतलब जो भी आपने खुद से पढ़ा है न्यूज़, उसको आप और ज़्यादा रिफाइन या और ज़्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं। जो मंथली मैगजीन आता है या डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, तो जो खुद का न्यूज़पेपर रीडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे, और क्यूरियस होना बड़ा ज़रूरी है, उत्सुक होना बड़ा ज़रूरी है कि आप चीज़ों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। जैसे मुझे पहली बार ये मैंने आर्टिकल पढ़ा, मुझे एक्सेलरोमीटर के बारे में पता चला, एक टर्म एक्सेलरोमीटर के बारे में पता चला, मैंने थोड़ा सा जाके सर्च कर लिया कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये पहली बार मैंने पढ़ा है। तो एक क्यूरियसनेस दिखाना भी बड़ा जरूरी है। जो अगला क्वेश्चन है ये भी देखो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। इसलिए करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चन है बिकॉज लास्ट ईयर यूपीएससी ने मेंस में आपने देखा होगा वेब टेलीस्कोप के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है बड़ा ही पावरफुल टेलीस्कोप है, नासा का इनिशिएटिव है, और बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस दूर दूर आकाश गंगाओं, तारों, नेबुलाज, इन सब के दूर दूर बढ़िया सुंदर इमेजेस जो हैं हर दिन करीब करीब रिलीज हो रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ही कवर होता है, जैसे हर जगह कवर्ड है। आप ये देखो, हिंदू में पिछले साल भर का कवरेज है, सितंबर 2022 का न्यूज है, ये जुलाई 29 2022 का न्यूज है। पहला न्यूज जो है नेबुला रीजन के बारे में, जिसको हिंदी में निहारिका बोलते हैं। दूसरा न्यूज न्यूट्रॉन स्टार के बारे में है। न्यूट्रॉन स्टार जब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, घूमता है, रोटेट करता है, तो बहुत पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है जिसको हम पल्सर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखो दे रखी हैं, ये न्यूज़पेपर में दे रखा है कि ये सब चीजें कि न्यूट्रॉन स्टार, नेबुला, इवन सेपीड्स भी दे रखे थे। जो सेपीड जो दे रखा है पहला, ये भी न्यूज़पेपर में कवर्ड था। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है,
जो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी हम कुछ कुछ समझ आराम से कर सकते हैं। जैसे जो निहारिका वाला पॉइंट है, ये बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने वेब टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, इतने सारे नेबुला रीजन्स के पिक्चर आ रहे हैं, तो नेबुला रीजन्स जो हैं ये एक तरीके से बर्थ प्लेस है स्टार्स के, कि यहाँ पे एक बड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा करीना नेबुला या पिलर ऑफ क्रिएशन, कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेलर डस्ट हैं, रॉ मटेरियल है बेसिकली। ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और इस एनर्जी के कारण एक नए तारे का शुरुआत जो है वो नेबुला रीजन में होता है। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो करीब करीब हो सकता है कुछ 100 मिलियन 1-2 बिलियन साल तक चले, तब जाके एक नया तारा निकल के आएगा, एक फुल मैच्योर तारा सूरज की तरह निकल के आएगा। जैसे सूरज करीब करीब 4.6 बिलियन ओल्ड तारा है, तो इसका जो प्रोसेस है ये करीब करीब 4.6 या उससे भी पहले शुरू हुआ होगा, और उसके बाद जाके पूरा मैच्योर स्टार बना। तो सूरज भी एक, जो भी रीजन जहां पे बहुत सारा रॉ मटेरियल है स्टार फॉर्मेशन के लिए, उस रीजन को हम बोलते हैं नेबुला या निहारिका। तो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, कि यहाँ पे तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। बट फर्स्ट स्टेटमेंट, अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में कवर्ड होता है। जो थर्ड है ये भी न्यूज़पेपर में कवर्ड होता है। पल्सर जो है बहुत न्यूज़पेपर में कवर्ड होते हैं, कि बहुत भारी तारा जब मरता है, खत्म होता है, जैसे मान लो सूरज में, सूरज इतना ज्यादा ऊर्जा हमको दे रहा है बिकॉज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है ये कंबाइन होके फ्यूज होके हीलियम बना रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक सूरज के पास पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। बट कभी ना कभी हाइड्रोजन खत्म तो होगा, जैसे आज से करीब 2-3 बिलियन साल बाद ये हाइड्रोजन खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा फिर? अब जो है बाहर का लेयर एक्सपैंड होगा, अंदर का लेयर कोलैप्स होगा। बाहर का लेयर फैलता चले जाएगा, अंदर का लेयर अंदर होते चले जाएगा। जो स्टार बनेगा उसको हम बोलते हैं श्वेत बामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ स्टार। सूरज जो है व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तारा बहुत हैवी हो, सूरज से भी बहुत ज्यादा हैवी हो, जैसे करीब करीब 1.4-1.5 गुना ज्यादा भारी हो, जो कि बाय द वे एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो अमेरिका में उन्होंने अपना एजुकेशन और रिसर्च किया था। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस बात की अवधारणा की थी कि अगर कोई तारा बहुत भारी हो सूरज के मुकाबले, तो वो जो श्वेत बामन तारा है वो बन के खत्म नहीं होगा, वो और कोलैप्स होगा, और कोलैप्स के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट जो ऊर्जा बनेगी उसके कारण जो रॉ मटेरियल इधर उधर फैलेगा ब्रह्मांड में, वो अगले तारे के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो ऐसे एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं सुपरनोवा, कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और तारे जो हैं ये खत्म होंगे। बट सुपरनोवा एक बार जब पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूट्रॉन स्टार ना तो ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार इतना भारी है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, वो नाभिक के अंदर जाके प्रोटॉन से रिएक्ट करके न्यूट्रॉन बना देगा। कि प्रोटॉन जो है हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, ये मिलकर न्यूट्रॉन बनाएंगे। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम न्यूट्रॉन का बना हुआ है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, न्यूट्रॉन का बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और कोई बहुत भारी चीज छोटी होती चली जाए, जितनी छोटी होती चली जाएगी उसका जो एक्सियल रोटेशन है वो उतनी तेज घूमना शुरू कर देगी, बहुत तेज घूमना शुरू कर देगी। तो जो न्यूट्रॉन स्टार हैं वो अपने एक्सिस पे बहुत ही रैपिडली रोटेट होते हैं, और इसके कारण जो पल्सेस ऑफ एनर्जी है वो भले वो मिलियन ईयर्स दूर हो रहा हो हमारे से, मिलियन लाइट ईयर्स दूर हो रहा हो, हम उन पल्सेस ऑफ एनर्जी को यहां पे भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर बोला जाता है। तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट? फिर भी हमारा आंसर फाइनल नहीं आया, बिकॉज मुझे अभी भी फर्स्ट के बारे में नहीं पता। तो मुझे पता है कि आंसर तीनों तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, बट ए और बी में अभी भी कंफ्यूजन है, राइट? तो इसी कारण इस बार का जो पेपर था बहुत मुश्किल था, कि इवन तो मुझे 2 के बारे में पता चल गया, फिर भी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया, जो कि अक्सर होता नहीं था यूपीएससी के केस में। अगर आपको 2, 3, 4 में 2 पता है तो आपका आंसर फाइनली आ जाता था। इन्होंने बस क्या किया था कि इसको इंटरचेंज कर दिया था, कि अंतरिक्ष में धूल और गैस का जो विशाल बादल है वो आपका नेबुला है। सेफिड ऐसे तारे हैं
जिनका जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो चेंज होते रहता है। और ये जो चेंज है पीरियोडिक तरीके से होता है कि कभी आपको बहुत ज्यादा लाइट वहां से मिल रहा है, कभी कम लाइट मिल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत कम लाइट एक बिल्कुल पीरियोडिक मैनर में होता है कि कुछ साल में लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, कम हो गया। ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बड़ा यूजफुल है, बिकॉज यह बड़े लेवल पे जो दूरियां होती हैं, डिस्टेंसेस होती हैं, हम जब गैलेक्सीज के बारे में पता करते हैं कि कोई गैलेक्सी कितना दूर है हमसे, या दो गैलेक्सी हमसे कोई गैलेक्सी कितना दूर जा रहा है, हम मानते हैं ना कि ब्रह्मांड फैल रहा है तो जा रहा है, ऐसे चीजों को पता करने के लिए जो सेफिड स्टार्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो यूपीएससी ने बस क्या किया था, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था कि ये हमको पता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे अगर निहारिका के बारे में एक्चुअली पता है तो मुझे पता है कि ये सही नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपका नेबुला है, ये निहारिका है। तो अगर मुझे नहीं भी पता था कि सेफिड तारा क्या है, मुझे ये पता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो नेबुला का डिस्क्रिप्शन है, तो हमारा आंसर आ गया कि सिर्फ और सिर्फ 3 सही है, केवल एक यहां पे करेक्ट आंसर होगा। तो अगेन आई विल रिपीट कि इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा डेप्थ में जाके यूपीएससी ने एस्ट्रोनॉमी में पूछा है, लेकिन मैं वापस से बोलूंगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये चीजें न्यूज़पेपर में थी, वेब टेलीस्कोप के कारण ये सारी चीजें न्यूज में थी, और जो यूपीएससी ने फाइनली क्वेश्चन पूछा भी। कोई डाउट अभी तक किसी भी क्वेश्चन में? अब ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन प्रणाली है? इसका भी कॉन्टेक्स्ट है, ये भी यूपीएससी ने ऐसे नहीं पूछ रखा है। पहले तो मैं बता दूं, डायरेक्टली न्यूज़पेपर में कवर्ड था। ये सितंबर 2022 का न्यूज है, हिंदू में नाविक को लेके न्यूज है कि जो हमारा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, लिटरली हम इसको बोलते हैं नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन। 7 सैटेलाइट हैं, इनको हम बोलते हैं आयर एनएसएस सैटेलाइट्स। 3 सैटेलाइट इसमें भूस्थलीय और 4 भूतुल्यकालिक कक्षा में है, और ये हमेशा भारत के ऊपर रहते हैं। तो भारत और भारत के आसपास जो भी रीजन है वहां पे अगर आपको नेविगेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नाविक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नाविक इकलौता नहीं है, इनफैक्ट नाविक रीजनल है, क्षेत्रीय है, ये सिर्फ भारत में काम करेगा, और भारत के आसपास जो भी कुछ देश हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है बेसिकली, ये वहां पे काम करेगा। लेकिन बाकी और भी सिस्टम्स हैं, देखो ये न्यूज़पेपर में भी कवर था कि जीपीएस सबसे फेमस है, जो हमारे मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं, वो जीपीएस है बेसिकली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास जो है वो रशिया का है, गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, बिडोउ जो है वो चाइना का है। ये जो सारे हैं 4, ये ग्लोबल हैं, मतलब ये दुनिया में आप कहीं पे भी हो, अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप इस सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जो नाविक है, नाविक फ्रॉम इंडिया, ये रीजनल है, ये सिर्फ भारत में काम करेगा, लेकिन यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब कि यह किसी और सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। जीपीएस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ग्लोनास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप भारत में हैं तो नाविक का आप उपयोग कर सकते हैं। जो लास्ट जो सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो जापान का है, जिसका नाम है क्यूजेडेसिस, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, इसे 4 सैटेलाइट्स हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि ये जीपीएस के साथ मिलकर काम करता है। ये 4 ही सैटेलाइट हैं। इस सैटेलाइट सिस्टम का मेन पर्पस ये है कि अगर कोई भी एशिया पैसिफिक रीजन में हो, प्रशांत महासागर एशिया जो पूरा पार्ट है इस रीजन में हो, तो जीपीएस के एक्यूरेसी को ये और बढ़ा देता है। तो ये जीपीएस के साथ मिलके काम करता है, 4 सैटेलाइट का मिलके बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, जो जापान ने लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो जापान है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, इनके पास अभी खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, जापान के पास है, राइट। लेकिन देखो यूपीएससी ने जो ऑप्शन भी पिक किया वो जापान किया, चीन नहीं किया, यूरोप नहीं किया, अमेरिका नहीं किया, रूस नहीं किया, जापान यहां पे पिक किया। तो बड़ा इंटेलिजेंटली इस क्वेश्चन को बनाया है, और चूंकि बहुत ही जापान पे जाके उन्होंने पूछा है तो मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, राइट। बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ये न्यूज़पेपर में कवर्ड था, सितंबर का न्यूज है, सारी के सारे सैटेलाइट सिस्टम दे रखी है, क्लास में भी पढ़ाया जाता है, मैं भी जब भी क्लास लेता हूं मैं सारे सिस्टम बताता भी हूं, बट नॉनदलेस ये यूपीएससी ने डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पिक किया था। ये भी देखो न्यूज़पेपर से पिक किया था, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूं। जैसे दूसरा ऑप्शन देखो, अग्नि 5 और ब्रह्मोस,
दोनों ही न्यूज में थे। अग्नि 5 भारत ने दिसंबर में टेस्ट किया था, राइट। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, लाइन में दे रखा है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मई 14, प्रीलिम्स के जस्ट थोड़े दिन पहले। और अगर आपको लगता है कि मई में आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो मार्च का भी न्यूज था, मार्च में भी इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस मिसाइल। अब इन्हीं मिसाइल का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें ये भी दे रखा था कि किस टाइप का मिसाइल है, जो कि पहला स्टेटमेंट पूछ रखा है यूपीएससी ने। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधनिक चाल पर प्रधार-नोदित होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं। दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। अगर ऐसा भी होता है कि एक सही होता तो हम सोचते कि चलो मुश्किल है, बट अगर मुझे एक के बारे में नहीं पता, दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक तरीके से पत्थर की तरह है, पत्थर आपने फेंक दिया हाथ से, तो आपने इनिशियल पत्थर को मोशन दिया है, लेकिन उसके बाद जो पत्थर जहां पे भी गिरेगा जाएगा, वो किस बात पर प्रभावित होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पे। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह डिसाइड करता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, और इसका स्पीड आराम से सुपरसोनिक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये खाली ध्वनि के कम स्पीड से चलेगा, आराम से सुपरसोनिक हो सकता है। और इन कॉन्ट्रास्ट जो क्रूज मिसाइल है वो उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित है। पहले तो रॉकेट संचालित ही नहीं है। रॉकेट दो टाइप के इंजन होते हैं, देखो, पहला जो है प्रधार नोदित रॉकेट संचालित। रॉकेट जो फ्यूल होता है, जो रॉकेट इंजन होता है, उसका खूबी ये होगा कि रॉकेट इंजन में दो टैंक होंगे, एक टैंक में फ्यूल होगा, एक टैंक में ऑक्सीडाइजर होगा। ये दोनों मिलाए जाएंगे एक चेंबर में जिसको हम बोलते हैं कंबशन चेंबर। यहां पे दहन होगा, इस दहन से जो ऊर्जा रिलीज होगी वो हमारे रॉकेट को पावर देगी। जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल में जो हम फ्यूल जो इंजन यूज करते हैं वो आपका रॉकेट इंजन है, वे सेम एज जो हम यूज करते हैं मान लो पीएसएलवी या जीएसएलवी जो इसरो के जो रॉकेट्स हैं, तो वहां पे भी हम ये रॉकेट इंजन यूज करते हैं जहां पे हमको फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो वो भी गलत है। दूसरा पार्ट, जो क्रूज मिसाइल है वो एक्चुअली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं जेट इंजन। जो जेट इंजन है वहां पे क्या होगा कि सिर्फ फ्यूल होगा, यहां पे हम ऑक्सीजन कैरी नहीं करते। यहां पे देखो ऑक्सीजन हमने साथ में कैरी किया है। क्रूज मिसाइल में हमको ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रूज मिसाइल, जैसे एक और पिक्चर में दिखाता हूं, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बिल्कुल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है। हमने थ्रो किया, शुरू में हमने गाइड किया मिसाइल को, उसके बाद का जो पूरा का पूरा पाथ है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से गाइड होगा। यह मिसाइल बहुत ऊपर तक जाएगा और फिर जाके हिट करेगा। जो क्रूज मिसाइल है वो मैक्सिमम टाइम वायुमंडल के अंदर ही रहता है, इसका हाइट चेंज नहीं होता। तो चूंकि अब वायुमंडल के अंदर है जहां पे बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो अगर हम इस तरीके का इंजन डिजाइन कर सकें कि हम अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरी कर लें, नथिंग बेटर देन दैट। तो ये चीज जो है वो क्रूज मिसाइल करती है कि क्रूज मिसाइल रॉकेट संचालित नहीं है। क्रूज मिसाइल जो है वो आपका जेट इंजन यूज करती है, जहां पे जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से आता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो इंटर करेगा, बीच में कहीं पे कंबशन होगा, फ्यूल ये कैरी कर रहा है, एग्जॉस्ट निकलेगा, इस एग्जॉस्ट के कारण हमारा जो पूरा का पूरा व्हीकल है वो आगे बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट में सब चीज गलत है कि अवध्वनिक, वो भी गलत है, प्रधार-नोदित वो भी गलत है, क्रूज मिसाइल के आरंभिक चरण में ये भी गलत है, और रॉकेट संचालित है ये भी गलत है। तो पहले स्टेटमेंट में चार चीजें गलत हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है अग्नि 5 मध्यम दूरी, यहीं पे गलत है, अगेन खत्म, मध्यम दूरी बिल्कुल नहीं है, इसका रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस ऐसे मिसाइल को हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पराध्वनि क्रूज मिसाइल है, ये भी गलत है। ब्रह्मोस ठोस ईंधन, यहीं पे खत्म। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी गलत है। यहां पे भी चार चीजें गलत हैं, पहले में भी चार गलत है, दूसरे में भी चार गलत है। आंसर हमारा है केवल ना तो एक और ना ही दो। तो अगेन ये वो क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजियर साइड पे क्वेश्चन था। एक बेसिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का डिफरेंस हम पढ़ते ही पढ़ते हैं।
अब ये थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है। अनयूजुअल इसलिए है बिकॉज ये टॉपिक एक्चुअली न्यूज में था, आज नहीं, आज से 3-4 साल पहले। मुझे इसलिए याद है बिकॉज मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को। मैं पीटी 365 या मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूं, तो 2018-19 के आसपास ये टॉपिक बहुत न्यूज में था बिकॉज एक दुनिया में एक प्रोग्राम है बड़ा फेमस जिसका नाम है वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम जो है उनका पूरा का पूरा जो लॉजिक है कि हम कैसे मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों को हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पद्धति अपनाया है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। तो वोल्बाचिया पद्धति जो है एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिसका नाम है वोल्बाचिया जीवाणु। ये हो सकता है हमारे शरीर में भी हो, लेकिन हमारे लिए किसी तरीके से नुकसानदेह नहीं है। ऐसे ही दुनिया में पूरे के पूरे पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस ऑर्गेनिज्म का होता है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कौन से ऑर्गेनिज्म में है? बैक्टीरिया को छोड़ दो, हाँ बैक्टीरिया में विदाउट एनी डाउट बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा है, बट बैक्टीरिया को अगर हम छोड़ दे फिर कीड़ों में, इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स जो है करीब करीब मान लो अगर इस धरती पे अगर 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं तो उसमें से 1 मिलियन से ज्यादा कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं। मैं टाइप की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर की भी बात नहीं कर रहा, मैं खाली कितने टाइप ऑफ स्पीसीज हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। करीब करीब 50% कीड़ों में ये बैक्टीरिया होता है वोल्बाचिया, कोई नुकसान नहीं करता उनको। बहुत सारे मच्छरों में भी होता है, लेकिन एक मच्छर है जिसमें वोल्बाचिया नहीं होता, वो है आपका एडिस एजिप्टी मच्छर। जो एडिस मच्छर है वो कम से कम 4 बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम से कम। डेंगू, जो हर बारिश के टाइम दिल्ली में इतने सारे केसेस बढ़ जाएंगे, तो जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका है और येलो फीवर, पीला बुखार जिसको हम बोलते हैं, ये 4 बीमारियां हैं जिनका जो कैरियर है, इन बीमारियों किसी न किसी वायरस किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण हो रही है, इनका कैरियर जो है वो एडिस मच्छर है। वैज्ञानिकों ने पता किया कि अगर हम एडिस मच्छर को हम इन्फेक्ट करें वोल्बाचिया से, कि हम डेलिबरेटली इनको हम कलेक्ट करें एक पूरे सेटअप में, इनको हम इन्फेक्ट करें, तो ये मच्छर मरेंगे नहीं, लेकिन इन मच्छरों का जो ये वायरस या जो भी बैक्टीरिया डिलीवर करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअली 2 तरीका है वोल्बाचिया को यूज करने का। पहला तरीका ये है कि हम नर मच्छर भी लेंगे, मादा मच्छर भी लेंगे, दोनों को वोल्बाचिया से इन्फेक्ट करेंगे, ये दोनों रिप्रोड्यूस भी करेंगे, इनके बच्चों में उसमें भी वोल्बाचिया बैक्टीरिया होगा। ओवरऑल मच्छरों में धीरे धीरे जो इन्फेक्शन का जो कैपेसिटी है कि ये वायरस या बैक्टीरिया डिलीवर करने का कैपेसिटी है वो कम होते चले जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम खाली नर को इन्फेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि जो नर है वो सेक्सुअली कॉम्पिटिटिव तो रहेगा लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। तो उसके कारण हमने बहुत सारे नर मच्छरों को इन्फेक्ट किया, उनके अपने हैबिटेट में रिलीज किया वापस, अब वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, तो थोड़े टाइम के लिए हम इनका पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमको बार बार करते रहना पड़ेगा बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ ही जाएगा। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों का मेन मकसद ये है कि हम मच्छरों के पॉपुलेशन को पहला, और अगर मान लो पॉपुलेशन भी नहीं तो दूसरा मच्छरों का जो इन्फेक्ट करने का कैपेसिटी है उसको हम कंट्रोल करें। और स्पेशली जो टारगेट है वो एडिस मच्छर है। मैं वापस से बोलूंगा, प्लाज्मोडियम पे काम नहीं करेगा, सॉरी एनोफिलीज पे। प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ है, जो एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम जिसको कैरी करती है, इस पे काम नहीं करेगा, ये एडिस मच्छर पे काम करेगा। अब ये चीज जो है आज से 3 साल पहले बहुत न्यूज में थी, वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, बट 3 साल पहले का करंट अफेयर्स तो हम पढ़ेंगे नहीं। आंसर यहां पे ए है। जो सबसे लास्ट रेफरेंस मुझे मिला भारत के किसी न्यूज़पेपर में वो है नवंबर 13, 2021 का। अब जनरली स्टूडेंट्स भी आगे पूछते हैं कि कब से न्यूज़पेपर पढ़े, मैं बोलता हूं कि जनवरी से पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगले साल का प्रीलिम्स है तो मेरे हिसाब से जनवरी से पढ़ो, 1.5 साल का कम से कम आपको न्यूज़पेपर पता होना चाहिए, या अप्रैल से पढ़ लो, पिछले साल भर का पता होना चाहिए कम से कम। अब नवंबर का तो जाके मैं नहीं बोलूंगा, अब ऐसे कहाँ तक पढ़ते रहो, नवंबर और अक्टूबर का भी हो सकता था। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मुश्किल इसलिए था बिकॉज ये आपको किसी रेगुलर मटेरियल में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ करंट अफेयर्स मटेरियल में मिलेगा, और करंट अफेयर्स मटेरियल जो पुराने हैं उनमें मिलेगा। तो एनीवेज आंसर यहाँ पे ए है कि मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये चीज न्यूज में भी थी कि वोल्बाचिया जो है ये बहुत जगह न्यूज में था कि एडिस मॉस्किटो जो है डोप्ड विथ वोल्बाचिया इन लैब लोकेलिटीज वेयर डिजीज इज प्रेवलेंट, इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया में कंट्रोल आएगा, राइट। तो ये न्यूज़पेपर से कवर्ड चीज है, लेकिन यही है कि ये थोड़ा पुराना न्यूज है। 69
मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये जो क्वेश्चन है कि अगर नहीं पता है मुझे, बिकॉज अगेन वोल्बाचिया पद्धति, ये अगेन मैं इसको इक्वेट करूंगा वो एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के उन क्वेश्चन से जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मुझे नहीं पता है वोल्बाचिया पद्धति, नाम से भी कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि वोल्बाचिया क्या होगा, तो मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा मैं? तो मेरे हिसाब से अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना चाहिए। एरियल मेटाजेनोमिक्स, अब वोल्बाचिया तो चलो फिर भी कवर्ड है हिंदू में नवंबर 2021 में, ये कहीं पे भी कवर नहीं है। बट जो मेटाजेनोमिक वर्ड है ये थोड़ा सा कॉमन है। अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में और मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं, तो एरियल का मतलब होता है कुछ तो एयर से हम बात कर रहे हैं, एरियल का मतलब यही है एयर। मेटाजेनोमिक कुछ कुछ जीनेटिक रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, राइट। अगर हम इतना, अगर हमको क्लैरिटी है तो अगर हम पढ़े तो हम शायद डी इलिमिनेट कर सकते हैं कि भूमिगत और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना, तो इसको शायद हम इलिमिनेट कर सकते हैं कि भूमिगत और जल निकाय एक कुछ ना कुछ एयर तो होना चाहिए यहां पे। बट उसके अलावा बाकी इलिमिनेट करना देखो बहुत मुश्किल है। किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शी को एक बार में एकत्र करना, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना, गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग करना, ये तीनों बड़ा मुश्किल है करेक्ट आंसर कर पाना। तो अगेन ये मेरे लिए भी वो क्वेश्चन है। तो मैं ब्रीफली बताता हूं कि मेटाजेनोमिक का मतलब क्या होता है। मेटाजेनोमिक का मतलब होता है, जैसे आपने बहुत बार क्राइम ड्रामा देखा होगा, राइट। क्राइम ड्रामा में क्या होगा कि मान लो कोई मर्डर हुआ है, तो कोई भी जो डिटेक्टिव है वो जाएगा, वो जितना भी सैंपल है सब कलेक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो अपराधी है अपना डीएनए उसने छोड़ दिया हो, प्रिंट छोड़ दिया हो, कोई ना कोई सैंपल हो, कोई बाल गिर गया हो, कुछ फिंगरप्रिंट मिल जाए, राइट। तो मेटाजेनोमिक में मेन मकसद ये होता है कि जब भी हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं वो हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर जीव पे, किसी पर्टिकुलर जंतु पे। मेटाजेनोमिक में हम जीव जंतु पे फोकस नहीं करते, हम पूरा का पूरा सैंपल कलेक्ट करते हैं एक साथ में, और उस सैंपल में जितने भी स्पीसीज के जीव जंतु है उसको हम एनालाइज करते हैं। कि मान लो हम जंगल में गए, जंगल में हमने मिट्टी उठा लिया और उस मिट्टी में जितना जेनेटिक सैंपल है हमने उसको एक साथ एनालाइज किया कि यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज हैं। तो मुझे ओवरऑल डाइवर्सिटी में, जैव विविधता को समझने में ये काफी मदद होगा कि मैं एक साथ समझ पा रहा हूं कि एक पूरे सैंपल में कौन से स्पीसीज हैं या कौन से स्पीसीज नहीं है। सिमिलरली हम पानी गए, पानी हमने कलेक्ट किया और पानी में जितना भी जेनेटिक सैंपल है हमने उसको एक साथ एनालाइज किया। तो ये मिट्टी और पानी में बड़ा पॉपुलर मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनोमिक। कुछ वैज्ञानिकों ने पिछले 2 सालों में इस बात को प्रपोज किया है, अगेन ये बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है, कि हम सेम चीज हवा में कर सकते हैं, स्पेशली जंगलों में हम कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने क्या करा हुआ है कि चिड़ियाघर में कर रहे हैं कि चिड़ियाघर में जो एयर है वहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भी सैंपल में जो जेनेटिक प्रिंट हमको मिलता है वो जू के एनिमल्स का है क्या, और उनका जो सक्सेस रेट है बहुत ज्यादा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं उनका मेन पर्पस ये है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको पानी, मिट्टी और हवा, पानी मिट्टी भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम हवा से सैंपल कलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस सैंपल में जेनेटिक एनालिसिस करके हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज के जीन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे ए है। लेकिन अगेन मेरे लिए वो क्वेश्चन है कि जो कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। जैसे जो एक रेफरेंस मुझे मिला था पिछले साल भर में, बट जस्ट बिकॉज मैंने दे रखा है इसका मतलब कहीं से नहीं है कि आपको पढ़ना है। ये इकोनॉमिस्ट करके दुनिया में बड़ा फेमस मैगजीन है, भारत में भी मैगजीन नहीं छपता है, ये इकोनॉमिस्ट करके ग्लोबल मैगजीन है जो हर मंथली आता है, बहुत पॉपुलर मैगजीन है। उन्होंने शेयर कर रखा था, ये जनवरी 2022 का न्यूज है कि वाइल्ड लाइफ कैन नाउ डिटेक्टेड बाय स्निफिंग डीएनए इन द एयर। इसके अलावा मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला करंट अफेयर्स में। तो यूपीएससी ने या तो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से उठाया है या इस मैगजीन से उठाया है, जो कि मेरे हिसाब से अगेन बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है। बिकॉज आप चेक करना क्या चाह रहे हैं, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि आप इकोनॉमिक्स जाके पढ़ो, ये किस टाइप का एक्सपेक्टेशन होगा। तो अगेन मैं आप क्या ही बोलूँ, अब यूपीएससी है तो अब क्या ही बोल सकते हैं। बट ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन का एक पूरा सोर्स था। और ये जैसे एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स से उठाया है एनवायरमेंट में, जो कार्बन मार्केट वाला क्वेश्चन, अगर आपने एनवायरमेंट का हो गया ना डिस्कशन, जो कार्बन मार्केट वाला क्वेश्चन था वो डायरेक्टली यूपीएससी ने पिक किया था इकोनॉमिस्ट मैगजीन से। सो एनीवेज, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है
वो आपका किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदोषों को एक बार में एकत्र करना। लास्ट क्वेश्चन जो साइंस टेक का है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम, मेरे हिसाब से अगर डीएनए के बारे में पता हो तो थोड़ा सा हम शायद गेस कर सकते थे। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि बड़ा मुश्किल है, बट इसमें करना आसान था। डीएनए का मेन पर्पस होता है, जैसे हम बात करते हैं कि हम सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है, राइट? जैसे मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, आपका फिंगरप्रिंट अलग है, मेरे फादर का फिंगरप्रिंट अलग है। अब मेरा फिंगरप्रिंट और मेरे फादर का फिंगरप्रिंट अगर कोई देखे तो कभी से कहीं से नहीं बोल सकता कि ये सन और फादर का फिंगरप्रिंट है। लेकिन अगर मेरा जेनेटिक एनालिसिस करें, डीएनए एनालिसिस करें, और मेरे फादर का डीएनए एनालिसिस करें, तो आराम से बोला जा सकता है कि बहुत ज्यादा मैच है और हम फादर सन डीएनए हम एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि डीएनए एनालिसिस इन जनरल बड़ा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि एक स्पीसीज आपस में कैसे कनेक्टेड है और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे कनेक्टेड है। अगर ये भी क्लियर है, अगर मुझे माइक्रो सैटेलाइट वर्ड नहीं भी पता हो, लेकिन मुझे पता है कि डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज ये हो सकता है कि ये विद इन अ स्पीसीज हम ये पता कर सकते हैं कि रिलेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पता करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने सबने प्राचीन भारत पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, एक पहले थ्योरी था कि आर्यन आए, हड़प्पा के लोग भाग गए साउथ इंडिया में, राइट? और आर्यन जो उन्होंने, अब ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुका है, कोई भी नहीं मानता इस थ्योरी को। जो पूरा का पूरा ये था कि हड़प्पन जो है वो साउथ इंडियन है, द्रविडियंस है, ये भी रिजेक्ट हो चुका है। और इसका अब हमारे पास प्रूफ है कि हमको जो सैंपल मिलते हैं राखी गरी से, या जो भी हमने जेनेटिक एनालिसिस किया है, और जेनेटिक एनालिसिस हमको पता चलता है कि ये बात तो सही है कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के जो हम एंसेस्टर्स में अगर हम जाए तो हम दो मेन पार्ट में बांट सकते हैं, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। लेकिन दोनों के केस में 40 से 50% जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो पीपल ऑफ हड़प्पा से मिलती है। तो मतलब ये है कि हड़प्पा के लोग खाली साउथ में नहीं गए थे, वो नॉर्थ में भी थे। और हमारा जो फॉर एग्जांपल जो हमारा जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो हड़प्पा से मैच करता है करीब करीब 40%। तो ये तो हो गया कि विद इन अ स्पीसीज, बट हमको ये भी पता है कि हमारा डीएनए और एक चिंपांजी का डीएनए 98% सेम है, सिर्फ 2% का डिफरेंस है। तो डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है स्पीसीज के इंटर रिलेशनशिप को वो बता पाना। तो इसीलिए अगर इतना भी मुझे पता है, अगर मुझे माइक्रो सैटेलाइट वर्ड नहीं भी पता हो तो हम आंसर कर सकते हैं कि ए यहां पे भी करेक्ट आंसर है, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। अब जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि माइक्रो सैटेलाइट वर्ड का क्या मतलब है ये भी मैं बता देता हूं। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए बेस पेयर्स का बना हुआ है, 4 बेस पेयर्स हैं, 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे बेस पेयर जहां पे 1 से 9 बेस पेयर, इनफैक्ट ऑन एन एवरेज 5 से 6 बेस पेयर खाली हो, तो उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ये जो डीएनए है, जैसे डीएनए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, प्रोटीन बनाना। जो डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम जीन बोलते हैं, राइट? एक जीन जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है, या एक जीन या तो 2 या 3 टाइप के प्रोटीन बना सकता है, या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 2-3 जीन की एक साथ जरूरत हो किसी एक प्रोटीन को बनाने में। तो इस पार्ट को, पार्ट ऑफ डीएनए जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। कि इसके पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनना है शरीर में, मैंने कुछ खराब खाना खा लिया, डाइजेशन के लिए अलग से एंजाइम चाहिए, मेरे शरीर को पता है कि कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करने की जरूरत है, वो जो एंजाइम है वो प्रोटीन है। तो उस पार्ट, डीएनए का पार्ट जिसको पता है इंफॉर्मेशन कि कौन से प्रोटीन की आवश्यकता है, उसको हम बोलते हैं कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है वो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है, कि ये प्रोटीन बनाने में अक्सर मदद नहीं करता, लेकिन नॉनदलेस माइक्रो सैटेलाइट बहुत जरूरी है यह समझने में कि स्पीसीज एक दूसरे से और एक स्पीसी दूसरे स्पीसी से कैसे रिलेटेड है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना, ये आंसर है। बाकी भी हम थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते थे। स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक उत्तकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना, उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रशान को संवर्धित करना, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारी का आकलन करना। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो ए है।
तो इतना इजी नहीं है, बट नॉनदलेस रिलेटिव टू जो एरियल मेटाजेनोमिक वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से इजियर क्वेश्चन है। दैट्स इट, इतने क्वेश्चन थे मेरे पास साइंस टेक के। आप सब लोगों ने प्रीलिम्स दिया था? दिया था? कैसे कैसा हुआ है ओवरऑल? अच्छा ठीक है, पेपर भी बड़ा ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सीसैट भी कितना मुश्किल था, बट कोई बात नहीं, ये जो लर्निंग है बड़ा ज़रूरी है कि अगली बार अच्छा करें। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। एंड अगर आपके पास ऐसे डाउट हो कभी भी तो आप हमेशा मुझे मेल भी कर सकते हैं।